Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 4.1 chapter 4 quadratic equations class 10th NCERT mathematics. The name of the chapter is quadratic equations. Equations means something where we are having two expressions with the equality sign, means balance is there in two expressions, left hand side is equal to right hand side and the sign of equality should be there between two expressions, then it is called an equation, right? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं. पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मीन्स वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल एक्स इज 2. वेरिएबल एक्स जो भी है उसकी पावर हाईएस्ट, जो भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लीनियर कौन सी होती है? वेयर वी आर हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 पर क्यूबिक, where we are having highest power of the variable is 3, bx square plus cx plus d. यहाँ पे a is not equal to 0, यहाँ पे भी a is not equal to 0, यहाँ पे भी a is not equal to 0. कंडीशन होती है. a क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर a 0 होगा तो लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो ये लीनियर बच जाएगी. सिमिलरली अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट आ जाएगी, अगर यहाँ पे a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगी. This is the standard form or general form of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c. अब quadratic equation का standard form क्या होता है? बस हमने इसको 0 के साथ क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है. This is px is equal to 0 is called quadratic, it is called equation, right? When we will equate the polynomial with 0 then it is called equation. तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड कंडीशन विल रिमेन सेम, a इज नॉट इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब ये रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनती है यहाँ पे ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास फ्रेम हो जाती है. वी मस्ट नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट? आप इसके बाद आगे जितने भी चैप्टर्स करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, सर्कल में भी कई बार आपके पास ऐसी इक्वेशंस बन जाती हैं जहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, राइट? तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पहले आनी चाहिए. इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करेंगे. कुछ मेथड्स आपने पहले से ही डिस्कस करे हुए हैं, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में 3 मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के. वन इज़ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म विच इज़ कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड द थर्ड इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अभी हमारे पास सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में से डिलीट हो गया है. हमारे पास 2 ही मेथड है. वन इज़ फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड द सेकेंड इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो एक एक करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे. Hope it is clear what is called the quadratic equation. Quadratic equation means where the highest power of the variable is 2, right? And this is the standard form. Standard form means where we are having highest degree 2, then linear term, then constant term. ये quadratic term, quadratic इसकी डिग्री कितनी है? 2 है ना. इसकी डिग्री x की 1 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0 है, राइट? तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है. अगर आपके पास कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं होगी तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करोगे. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. Here we are having few equations given. We have to check whether these are quadratic equations or not. Let's start from the first one. Here we are having x plus 1 whole square and is equal to 2 multiplied by x minus 3. सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये पावर ओपन करेंगे. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, आई एम नॉट गेटिंग. वो इस 2 को ना इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. जब हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, प्लस का साइन है, जहाँ एक से ज़्यादा टर्म्स हैं और बाहर कोई पावर है तो वहाँ पे आइडेंटिटीज़ लग के ओपन होती हैं. तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर की. क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ पे 2 अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा. 2x माइनस 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ट्रांसपोज दैम माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0. तो येस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये -2 अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर माइनस का साइन अंदर जाएगा तो अंदर के सारे साइंस को चेंज करेगा। -6 माइनस माइनस प्लस 2x, ट्रांसपोज कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। येस, इट इज़ अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स चेक दिस वन। अब यहाँ पे दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। पहले ये वाला x इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई, पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा, फिर -2। x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x, -2 मल्टीप्लाई बाय x इज -2x, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब आप एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा -x -2, एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स दैट इज प्लस 2x माइनस 3। अब आप सबको एक साइड पे ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। जब टर्म्स इधर आएंगी तो हर टर्म अपना अपना साइन लेके आएगी, साइन चेंज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -x माइनस 2x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक? नो, एज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 1, so it is not a quadratic. Now let's check this one. मल्टीप्लाई करिए इन दोनों को। पहले तो 2x स्क्वायर, x को 1 से किया तो x, -3 को किया -6x, -3 को किया 1 के साथ तो -3, x को किया एक्स स्क्वायर, फिर x को किया 5 के साथ 5x। सारा कुछ इस साइड पे ट्रांसपोज कर लो। 2x स्क्वायर 6x माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट गिव्स अस एक्स स्क्वायर 5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। yes, it is again a quadratic equation, right? Now let's do the next one. फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे। दिस इज सिक्स्थ पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस 2 के a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। इसको स्टार्ट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको ओपन करिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x, राइट? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएंगे जब एक साइड पे आएंगे। 3x प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये आ गया 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नो, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट्स डू दिस वन। यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। दोनों का सीधा नहीं ऐसे लिख देना है एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये गलत है। इज इट क्लियर? यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है जो आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पे प्लस का साइन है, और जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे लगते हैं। तो आप यहाँ पे जब भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं और बाहर कोई पावर है, तो वो पावर हमेशा इससे ओपन होगी, आइडेंटिटी से। तो इसको ओपन करिए। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करो 2x को। जब 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब, और जब 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x। ये आएगा x क्यूब, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म्स को करेक्ट कर लो। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब दैट इज माइनस एक्स क्यूब 6x स्क्वायर, इसकी स्क्वायर वाली तो कोई लाइक टर्म नहीं है ना। एक्स वाली 12x प्लस 2x इज 14x। अब कांस्टेंट भी एक ही है 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इज इट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यहाँ पे क्यूब है। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नो, इट इज विच वन? दिस इज क्यूबिक, राइट? और ये कौन सी थी? ये लीनियर, राइट? डू यू रिमेंबर ऑल दिस? वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1
that is called linear, where the highest power of the variable is 2, that is called cubic. Let's do the next one. यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे होल रेज टू पावर a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी. तो पहले इसको खोलो. दिस इज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. इट विल रिमेन एज इट इज. a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर. अब यहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है कि वो पता क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन भी लगा देंगे और ये माइनस टर्म के साथ भी लगा देंगे, फिर इसको प्लस बना देंगे. ऐसा नहीं है बेटा. जहाँ तो आप ये साइन बीच में कंसिडर करके चलिए कि a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी है. यहाँ पे a x होगा और b 2 होगा, राइट. अगर आपने यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी है तो ये साइन यहाँ पे माइनस में लाएगा. तो अदरवाइज फिर आइडेंटिटी आप a प्लस बी होल क्यूब की लगाओगे और b की वैल्यू -2 आएगी. मतलब जहाँ तो आप आइडेंटिटी माइनस वाली लगाएं, जहाँ फिर आप माइनस का साइन टर्म के साथ कंसिडर करें. एक ही चीज़ करनी है, दोनों इकट्ठी नहीं करनी है, राइट. तो यहाँ पे सॉल्व कर दें इसको. ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा ना. एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x. ट्रांसपोज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं ट्रांसपोज हम इसको. माइनस एक्स प्लस 1. जब ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे. माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0. एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा. 4x स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर पॉजिटिव माइनस एक्स माइनस 12 माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक polynomial, right? Now let's do question number 2. Not polynomial, this is quadratic equation. एक्चुअली ये चैप्टर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पहले से सॉल्व करना आती हैं, है ना. फिर उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था. तो इसलिए एक जो फर्स्ट एक्सरसाइज है तब वहाँ तक तो ये बहुत ईजी है. क्वाड्रेटिक फार्मूला में थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों को समझने में. अदरवाइज दिस चैप्टर इज़ वेरी इजी चैप्टर, है ना. बट जब यहाँ पे इक्वेशंस बनानी होती हैं तो वो पार्ट तो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हमेशा ही लगता है. इसलिए इक्वेशंस को थोड़ा ध्यान से बनाना है. द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. हमें क्या क्या निकालना है? प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. उन्होंने बोला है कि यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फ्रेम करिए. तो चलिए फ्रेम करते हैं. सबसे पहले तो उन्होंने बोला है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस. हमें क्या गिवन है? एरिया गिवन है. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से कैसे है? लेंथ और ब्रेड्थ में क्या रिलेशन है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more. 1 more का मतलब होता है प्लस, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ट्वाइस का मतलब होता है 2 multiply its breadth. इज इट क्लियर? और ये किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ इज. दिस इज द इक्वेशन, राइट. वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ एंड ब्रेड्थ. अब यहाँ पे बच्चों को हमेशा ये कन्फ्यूजन रहता है कि 2 वेरिएबल्स लें या 1 वेरिएबल लें. बट आप चाहे 1 वेरिएबल लो चाहे 2 वेरिएबल लो, अल्टीमेटली जाके आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी ही है. मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे लेंथ को L कंसिडर कर लिया और ब्रेड्थ को B, है ना. देखो अब 2 वेरिएबल्स ले लिए उसने. अब क्या करेगा वो? उसने बोला है लेंथ इज 1 more than twice its breadth. उन्होंने पहली इक्वेशन में हमारे पास बोलेगा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस. तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528. ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी. सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएगा? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. लेंथ इज 1 more than twice its breadth. तो अब जब वो लेंथ की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में पुट करेगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक बनेगी ना. देखो पुट इन 1 करो इसको, ये सेकंड इक्वेशन है. इसको पुट इन 1 करोगे तो आपके पास बनेगा 1 प्लस 2b मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू 528. ये बनेगा b प्लस 2b स्क्वायर
माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2b² प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे आप एक वेरिएबल कंसिडर करें, चाहे आप दो वेरिएबल्स कंसिडर करें, आपके पास अल्टीमेटली जो इक्वेशन बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन ही जाएगी अगर आप उसको सही तरीके से करेंगे, सही तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो राइट, हम एक वेरिएबल लेके चलते हैं। हम लेट करेंगे, लेट द ब्रेड्थ बी, लेट द ब्रेड्थ इज x। हमने ब्रेड्थ को कितना लेट कर लिया, x। तो लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ विल बी 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल से एक बड़ी है। हमने ब्रेड्थ लेट कर लिया x, तो लेंथ आ गई 2x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था यहाँ पे, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट दैट इज 528। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 528। लेंथ हमारे पास है 2x प्लस 1 और ब्रेड्थ हमारे पास है x 528। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, यू विल गेट 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब इसमें अगर आपके पास कोई ऐसा फैक्टर है जो तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही करना पड़ेगा। अगर तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत अच्छे से आता है तो गुड, अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन में मैं अच्छे से सिखाऊंगी, आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट, पहले तो आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर x की, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, फिर उसके बाद 0। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 0। मिडल टर्म होती है जिसमें हमारे पास लीनियर पावर होती है, मतलब लीनियर टर्म होती है, यानी लीनियर टर्म जिसमें x की पावर कितनी होती है, 1 होती है। इसको हमने स्प्लिट करना होता है दो पार्ट्स में। अब यहाँ पे 1 है, हमें 1 चाहिए दो नंबर्स को लेकर, पर दो नंबर हम कोई भी नहीं ले सकते। ऐसा नहीं आपने अपनी मर्जी से 5 और 6 ले लिया, 10 और 20 ले लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक रूल होता है, ये वाली आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, x² a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इसका क्या मतलब होता है कि आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनको प्लस करें तो मिडल टर्म बने और मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट टर्म बने। बट कांस्टेंट टर्म कब बने, जब लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, अदरवाइज कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट दोनों का प्रोडक्ट बने, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट टर्म कितनी है, 528 और लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 2। तो ज़रूरी नहीं है आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो है ही है हमारे पास। अब 522 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 लेफ्ट, 2 6 ज़ा 12, दिस इज 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, दिस इज 3 11 ज़ा, और यहाँ पे एक 2 हमारे पास पहले ही था, ये वाला है ना। तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स बन गए, यहाँ पे 11 भी है, 11 1 ज़ा 11। अब हमारे पास ये सारे फैक्टर्स बन रहे हैं। अब आपने क्या करना होता है, आपने इन सारे फैक्टर्स का यूज़ करके दो नंबर्स बनाने होते हैं जिनको प्लस और माइनस करके हमारे पास मिडल टर्म का कोफिशिएंट बने जो कि 1 है। बट ये मेथड सबसे ज़्यादा इजी है और हर जगह पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको एक बार सीखने की कोशिश करें, एक दो बार आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये मेथड बहुत क्लियर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके तो बनेगा ही बनेगा, सिंपल सा रूल है, आपने इसमें से कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है और किसी भी फैक्टर को ए और बी दो बार रिपीट नहीं करना है। मतलब जो चीज़, कुछ फैक्टर आपने ए में रखने हैं, कुछ फैक्टर्स आपने बी में रखने हैं, राइट। इसी में से कुछ ए में रखोगे, कुछ बी में रखोगे, ना तो कोई फैक्टर छोड़ना है, ना किसी और फैक्टर को अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा ले लेना है, राइट। मतलब जो फैक्टर आपने ए में रखा है वो बी में नहीं जाएंगे, जो बी में रखें, जैसे यहाँ पे कुछ 2 इधर आ जाएंगे, कुछ 2 इधर आ जाएंगे, 3 11, जिस तरह से भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाते होंगे। हमने 1 बनाना है। अब 1
बनाना है तो ऑब्वियसली जो 2 नंबर बनेंगे बहुत क्लोज के नंबर बनेंगे। ऐसा तो है नहीं 3 रख लोगे बाकी सब में सबका प्रोडक्ट रखोगे, थोड़ा सा तो हम दिमाग लगाएंगे ना कि हमें नंबर बहुत क्लोज बनाने हैं। इस तरह से नंबर बनाने हैं कि हमारे पास दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आए, 1 आए। प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा जब आप इसमें से कोई भी फैक्टर छोड़ोगे नहीं, है ना, और ना ही किसी को जितने टाइम्स हुआ है उससे ज़्यादा टाइम्स लोगे। तो अब हमें पास के नंबर बनाने, 11 3 33, 2 2 4 2 8 2 16 2 32। हमने जितने भी 2 थे सारे ए में रख दिए और बी में हमारे पास क्या बचता है 3 और 11। देखो हमने इसमें से कोई भी फैक्टर छोड़ा नहीं है ना। और जितनी बार इधर 2 थे 5 टाइम्स थे तो हमने 5 टाइम्स ही दिए हैं। 3 एक बार था, 11 एक बार था, उसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका प्रोडक्ट वही बनेगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट है। और सम करके ये नंबर 32 बन रहा है, ये नंबर 33 बन रहा है। दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना बन रहा है, मतलब डिफरेंस 33 माइनस 32 इज 1। अब आपने अगली बात आती है अपने साइन का ध्यान रखना है। तो ये 2x², यहाँ पे पॉजिटिव 1 है तो पॉजिटिव 1 है तो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन और छोटे नंबर के साथ नेगेटिव साइन आएगा। माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है बस, तो ये बचेगा 2x प्लस 33। अब माइनस का जो इसके साथ साइन होता है वो साइन बाहर आता है, मतलब पक्का आता है यहाँ पर। जो इसके साथ साइन है वो बाहर आएगा। अब यहाँ पे 2 बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे 32 है तो कॉमन क्या लेंगे 16 2x, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस। अब यहाँ पे देखो 2 2 4, ये 528 है, ये भी 528 है, तो यहाँ ये वाला 2 नहीं, यहाँ से कंसिडर करेंगे। 2 2 4 2 8 2 16, तो क्या बच गया 33। तो व्हाट इज कॉमन, 2x प्लस 33 इज कॉमन और अंदर कितना बच गया x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई। एक हमारे पास x की वैल्यू आएगी यहाँ से 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और दूसरी आएगी x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई माइनस 33/2 और दूसरी आ गई पॉजिटिव 16। क्या इसमें से कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी? अगर रिजेक्ट होगी तो क्यों होगी? ये वाली रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि x हमारे पास क्या था, लेंथ। तो लेंथ तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। आप इसको लिखोगे कि रिजेक्टेड, राइट, रिजेक्ट। नाउ वी आर हैविंग लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ, एक्स ब्रेड्थ विड्थ कितनी आ गई उसकी 16 मीटर। अगर विड्थ 16 है तो लेंथ कितनी आएगी, लेंथ विड्थ के डबल से 1 ज़्यादा है, तो लेंथ विल बी 2 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 1। 16 2 ज़ा 32 प्लस 1 इज 33। तो लेंथ कितनी आ गई हमारे पास, लेंथ विल बी 33 मीटर और विड्थ विल बी 16 मीटर। Hope it is clear. Let's do the next one. The next one is the product of 2 consecutive positive integers is 306. 2 consecutive का क्या मतलब होता है, साथ वाले, राइट। जैसे 2 और 3 और 4 और 5, मतलब जिसमें कितने का डिफरेंस हो, 1 का। अगर मैं बोलूँ 2 consecutive even integers तो कौन कौन से लोगे, 2 4 3 2 4 4 6 6 8, ये आगे कंसेक्यूटिव इवन। अगर मैं बोलूँ कंसेक्यूटिव ऑड तो कैसे लोगे, 1 3 3 5 5 7, राइट, ये आगे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। अगर मैं बोलूँ सिंपल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स तो वो कौन से होंगे, 1 2 2 3 3 4, मतलब जिसमें 1 1 का गैप है। अब आप इसको लेट कैसे करोगे, जैसे उन्होंने बोला है यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो हम लेट करेंगे एक x और दूसरा कौन सा करेंगे, x प्लस 2, है ना, नहीं जी, x प्लस 1 करेंगे। वो क्यों करेंगे, 1 1 का गैप है ना, तो एक x करेंगे, दूसरा कितना करेंगे, x प्लस 1। अब अगर आ जाए कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स तो क्या लेट करेंगे, एक x और दूसरा बोलो x प्लस 2, 2 का गैप है, और यहाँ पे एक x और दूसरा x प्लस 2। बिल्कुल, इसमें भी x और x प्लस 2, इसमें भी x और x प्लस 2। ये ऑड इंटीजर्स के लिए भी यही रहेगा और इवन के लिए भी यही रहेगा, क्योंकि ऑड इंटीजर्स में भी 2 2 का डिफरेंस होता है और इवन में भी, राइट। और जब हम सिंपल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करें तो एक x और दूसरा x प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या लेट करना, वी हैव टू लेट प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो लेट 2
consecutive integers be x and x plus 1 according to question। उन्होंने बोले दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट पता है ना क्या होता है? कई बार तो कुछ बच्चों को प्रोडक्ट का भी मतलब पता नहीं होता। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 306। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे अब हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे। इक्वेशन हमारी पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है, एक्स रेज टू पावर 2, एक्स रेज टू पावर 1, एक्स रेज टू पावर 0। तो यहाँ पे देखो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हम 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 306 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 306। दिस इज इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 1, यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने, 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। Is it divisible by 2 again? No. Now we have to take another prime number, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 5 plus 1 6, again divisible by 3, 3 2 ज़ा 6, 3 by 3 1 ज़ा 3, 2 left, 3 7 ज़ा, what is left? 17 1 ज़ा, right? अब आपको दो नंबर्स ऐसे चाहिए a और b जिनका प्रोडक्ट तो 306 बने और प्लस माइनस करके कितना बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए, है ना? अब बेटा देखो, ऑब्वियसली कुछ फैक्टर आप ए में रखोगे, कुछ बी में रखोगे। रूल है कि आपने कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है और जितनी बार है उससे ज़्यादा बार लेना नहीं है, राइट? जो फैक्टर आप जैसे आपने यहाँ पे रख दिया 3 और 2 और यहाँ पे 17, मैंने ऐसे क्यों कर लिया? क्योंकि मुझे बहुत सिंपली पता चला कि जो नंबर बनेंगे बहुत क्लोज बनेंगे, एक का डिफरेंस पे नंबर लेने हैं। तो एक का डिफरेंस है मतलब 17 एक साइड पे रख दिया और बाकी के सारे फैक्टर्स मैंने यहाँ पे रख दिए। तो दिस इज 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18 और 17। अब बात करते हैं साइन की। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव 1 है तो बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा और छोटे के साथ नेगेटिव का। माइनस 306 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 18, यहाँ से माइनस यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 17 का 17 कॉमन आएगा। अगर 17 कॉमन आ रहा है 306 में तो फैक्टर कौन से बचेंगे? 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, माइनस कॉमन आएगा तो अंदर के सबके साइन चेंज होंगे। x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 18 इज कॉमन, अंदर कितना बचेगा? x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी माइनस 18, एक आएगी पॉजिटिव 17। क्या इसमें से कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी? अगर रिजेक्ट होगी तो क्यों होगी? माइनस 18 रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? यस, पहले तो आप खुद सोचिए क्यों रिजेक्ट हो जाएगा। यस, क्यों रिजेक्ट हो जाएगा? बिकॉज हमें क्या निकालने थे? प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स है तो माइनस 18 इज नॉट एन इंटीजर। ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, उसका मतलब यहाँ से तो कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है। हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। पॉजिटिव इंटीजर्स किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ से माइनस 18 क्या हो जाएगा? हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 17। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स विल बी, क्या क्या आएंगे? एक आएगा 17 और दूसरा आएगा 17 प्लस 1 18। दिस इज द आंसर। और नेगेटिव इंटीजर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ कौन से इंटीजर्स लेने को बोला था? पॉजिटिव। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। This is our second last question of exercise 4.1. Rohan's mother is 26 years older than him. रोहन की ममा रोहन से कितनी बड़ी है? 26 years. The product of their ages in years 3 years from now, आज से 3 साल के बाद, will be 360. दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है आज से 3 साल के बाद वो कितना दे रखा है? 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज. हमें क्या निकालना है? रोहन की प्रेजेंट एज. जो हमें निकालना है वही लेट करेंगे. लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स. हमने उसकी प्रेजेंट एज क्या लेट कर ली? एक्स. तो मदर की कितनी हो जाएगी? Therefore मदर्स
एज, मदर्स प्रेजेंट एज। कितनी बड़ी है रोहन की मम्मा उससे? 26 ईयर्स बड़ी हैं। बड़ी का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, बड़ी का मतलब एज, अगर कोई आपसे 4 साल बड़ा है तो आप अपनी एज में 4 ईयर्स प्लस करोगे। यहाँ पे भी रोहन की मम्मा की 26x नहीं लिख देनी है। इज इट क्लियर? क्या लिखना है? 26 प्लस एक्स, राइट, जहाँ x प्लस 26। रोहन की मम्मा रोहन से 26 ईयर बड़ी है तो आप इसको ऐसे लिख लें, x प्लस 26, नॉट 26x, राइट। उसके बाद उन्होंने बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें जाना है हमने आफ्टर 3 ईयर्स, है ना। अगर आप आफ्टर 3 ईयर्स की बात करोगे तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी? रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा, तो मम्मा भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी ना। x प्लस 26 प्लस, ये मम्मा की प्रेजेंट, ये मम्मा की एज आ गई। 3 साल के बाद ये रोहन की एज आ गई। अब दोनों की एज में क्या बोला हुआ? दोनों की एज का प्रोडक्ट बोला हुआ। प्रोडक्ट बोलना है तो हम ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस 26 प्लस 3 इज इक्वल टू 360। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई पे आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे 26 प्लस 3 इज 29 इज इक्वल टू 360। अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले x को मल्टीप्लाई करो x के साथ, x स्क्वायर, x को 29 के साथ 29x, 3 को x के साथ 3x, और 3 को 29 के साथ 27 to 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 29 प्लस 3 32x प्लस 87 माइनस करेंगे 360 में से, माइनस का साइन आएगा, 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ पे 16 नो, यहाँ पे 5, तो ये बनेगा 15, और यहाँ पे 2 7, और दिस इज यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, और यहाँ पे 273 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करेंगे, राइट। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने के लिए हमें लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, तो कांस्टेंट टर्म के ही फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। 273 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितनी होती है? ये 2 से जाएगा, ये पहला प्राइम नंबर 3 से जाएगा, 7 और 3 10 और 2 12, 3 से डिविजिबल है। 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 से डिविजिबल है। 7 13 ज़ा 13 1 ज़ा। अब आपके पास 32 है, यहाँ पे 32 हमें बनाना है। अब कैसे बनाएंगे 32? देखो ज़रा, कैसे बनेगा ये? 13 ए और बी बनाने हैं ना, 2 नंबर, कुछ फैक्टर्स ए में रखने हैं, कुछ बी में रखने हैं, तो हमने 13 और 3 को एक साइड पे रख दिया और 7 को इधर। 13 3 ज़ा 39 माइनस 7 हमारे पास कितना आ जाएगा? 32। तो हमारी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? स्प्लिट हो जाएगी। तो चलिए करते हैं इसको। क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर 39x, 39 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन है, x प्लस 39। अगर यहाँ पे x के साथ 1 है तो यहाँ पे माइनस 7 का 7 ही कॉमन आएगा। x यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा क्योंकि माइनस बाहर आएगा तो अंदर सबके साइन चेंज होंगे। अब अगर 7 बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 13 3 ज़ा 39 इज इक्वल टू 0। x प्लस 39 इज कॉमन, यहाँ पे कितना बच गया? x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक आ गई माइनस 39 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस प्लस 7। तो क्या दोनों वैल्यू सही है? इसमें से कौन सी रिजेक्ट हो रही है? इसमें से x इज इक्वल टू माइनस 37 रिजेक्ट, माइनस 39 रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी? बिकॉज बिकॉज एज कांट बी नेगेटिव। हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। तो 7 क्या आ जाएगी? रोहन की प्रेजेंट एज। देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 years, right? Mother's present age will be 26 plus 7, 33 years. This is mother's present
age, right? Is it clear? Let's हमें बस रोहन की एज पूछी गई थी, तो रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 years. Let's do the last one. Now this question is very very important question. बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, n number of times, बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करें, आराम से करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. We need to find out the actual speed of the train. क्या बोला उन्होंने कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है? ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, एक ही स्पीड के साथ जो गाड़ी है, ट्रेन है, वो चल रही है, राइट. इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाती है उसकी एक्चुअल स्पीड से, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस. ऑब्वियसली अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा. कितने आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं? 3 hours. वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? ट्रेन का स्पीड फाइंड आउट करना है. तो हम यही जो हमें फाइंड आउट करना होता है ना, हम वही लेट करते हैं, राइट. सबसे ईजी फर्स्ट लाइन होती है लिखना, let the actual speed of the train is equal to x किलोमीटर पर आवर, राइट. और डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर. डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है? फॉर्मूला एक ही होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड. तो जब टाइम निकालना है तो स्पीड इधर आके डिवाइड हो जाएगी, जब स्पीड निकालनी है तो टाइम इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो ये तो हम पे डिपेंड करता है. डिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? कितना टाइम और किस स्पीड से गाड़ी चल रही है, राइट. तो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिख लो चाहे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम दो केसेस बनाएंगे, केस 1 एंड केस 2. बहुत इजी रहता है इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना. केस 1 का मतलब है, इस केस में डिस्टेंस कितना है हमारे पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 और जो स्पीड है वो एक्चुअल है. स्पीड कौन सी लेंगे हम? स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर. इसमें भी हमारे पास डिस्टेंस तो सेम ही है, मैंने बोला है ना, फॉर द सेम डिस्टेंस. डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर और जो स्पीड है, न्यू स्पीड, वो क्या है? न्यू स्पीड के लिए उन्होंने क्या बोला है? नई स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर लेस. लेस का क्या मतलब होता है? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. पहले उसकी एक्चुअल स्पीड x थी ना, अब उसकी नई स्पीड कितनी आ गई? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. टाइम का क्या फॉर्मूला होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम का क्या फॉर्मूला होगा? स्पीड इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहाँ पे इसको आप टाइम 1 कंसिडर कर लो, ठीक है, और इसको आप टाइम 2 कंसिडर कर लो जो नई स्पीड के साथ आ रहा है. तो एक्चुअल टाइम कितना आएगा? 480 अपॉन x आवर्स. और न्यू टाइम कितना आएगा? 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स. अब आप एक चीज़ ध्यान से समझो, यहाँ से टाइम 1 और टाइम 2 में से कौन सा टाइम ज़्यादा है? सोच के देखो, क्या ये वाला टाइम बड़ा है या ये वाला टाइम बड़ा है? ऑब्वियसली अगर आपका माइंड थोड़ा सा भी लॉजिकल है तो इजीली यू कैन गेस कि यहाँ पे जहाँ पे स्पीड हमारी ज़्यादा होगी वहाँ पे टाइम कम लगेगा, और जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा. डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क ही नहीं है. चेंज किस में आ रहा है? स्पीड में. तो स्पीड में अगर चेंज करेंगे तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए जब कम स्पीड होगी तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा. स्पीड और टाइम में इन्वर्स रिलेशन होता है ना. तो इसका मतलब टाइम 2 बड़ा आएगा कि टाइम 1 बड़ा आएगा? टाइम 2 बड़ा आएगा. कितना बड़ा आएगा टाइम 1 से टाइम 2? कितने आवर्स ज़्यादा लग रहे हैं? 3 आवर्स. इसका मतलब जो टाइम 2 है वो टाइम 1 से कितना ज़्यादा है?
3 आवर्स ज़्यादा है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन कैसे बनेगी? टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल टू 3 आवर्स। दोनों आवर्स में कितने का डिफरेंस है? 3 आवर्स का। तो ये था 480, ये है टाइम 2 अपॉन x माइनस 8 माइनस टाइम 1 कितना आएगा? 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। ये दोनों टाइम्स के बीच का डिफरेंस है। अब सीखो कि इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैं सॉल्व करती हूँ, मुझे जैसे इजी लगता है मैं वैसे आपको बताऊँगी, आपको जैसे इजी लगता है वैसे करिए, राइट। दोनों में से 480 कॉमन आ रहा है, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई क्यों करूँगी? मैं इसको पहले ही कॉमन निकाल लेती हूँ। मेरे पास अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना है। जब भी वेरिएबल्स का एलसीएम लो, चाहे किसी नंबर्स का भी एलसीएम लो, ये मेथड तो हमेशा ही यूज़ क्या होता है? नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट और ऊपर दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नीचे प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 8, इस डिनोमिनेटर का और इस डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, और ऊपर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर x, यहाँ पे माइनस का साइन है, ध्यान से लिखना। माइनस का साइन है तो हमें ब्रैकेट डालना है। माइनस के साइन को तो थोड़ा सा ध्यान से लिखना, क्योंकि इसकी ये गलती तो बहुत बड़े टॉपर भी कर देते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको केयरफुली लिखें। आप यहाँ पे x माइनस 8 के पहले ब्रैकेट डालें, राइट, ताकि आपकी गलती ना हो। और अगर आपने ब्रैकेट नहीं डाली है तो ध्यान रखिए कि दोनों के साइन चेंज होंगे। ये माइनस अंदर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 480 इज इक्वल टू 3। अब इस इक्वेशन को ऊपर सॉल्व करो और देखो क्या होता है। दिस इज 480 x माइनस x माइनस माइनस प्लस 8, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ये बन गया हमारे पास। ये x और ये x कट गया। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या बच गया? 480 मल्टीप्लाई बाय 8। ये 480 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 8 के साथ, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास? 3, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब ये सोचो ना, जब ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 8 बचेगा, और 480 जब न्यूमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिनोमिनेटर है ये था, ये साइड पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाएगी 0, 8 8 ज़ा 64, 6 लेफ्ट, 8 4 ज़ा 32 प्लस 6 38, 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये बन गया हमारे पास। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म को अगर लिखेंगे तो आपके पास बनेगी ये 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये बनेगा इक्वेशन। सब में से 3 कॉमन आ रहा है, इनको 3 को कॉमन निकाल लो। ये हमारे पास आएगा x स्क्वायर 3 8 ज़ा 24 माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 2 लेफ्ट 3 8 ज़ा 24 0 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर 0 के साथ डिवाइड होएगा तो 0 बन जाएगा, राइट। अब ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना और इसको सॉल्व करना। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो सबसे पहले देखना होता है हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है। ये तो है अरेंज्ड। मिडल टर्म जो है वो लीनियर वाली होती है, राइट। लीनियर टर्म जो होती है वो मिडल टर्म होती है। ये लीडिंग है, ये मिडल है और ये कांस्टेंट है। अब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 1 2 8 0 की, 2 6 ज़ा 12 2 4 ज़ा 8 0 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 0 2 1 ज़ा 2 1 लेफ्ट 2 6 ज़ा 12 0 2 8 ज़ा 16 0 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 10 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 0। अब ये हमारे पास सारे फैक्टर्स बन गए जिनको यूज़ करके हमें कितना बनाना था? 8 बनाना है। अब a और b 2 नंबर बनाओ। कुछ फैक्टर्स a में रखो, कुछ b में रखो। देखो किस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20 40। अगर हम इस तरह से लेते हैं तो, और ये 32 और ये बनेगा 40, तो हमारे पास सीधा सीधा बन रहा है 5
2 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, 2 ये बन गया 32 है ना। तो a आ गया 32 और b कितना आ गया 40। एक्स स्क्वायर, अब इसमें से बड़ा नंबर 40 है तो 40 के साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि यहाँ पे 8 के साथ नेगेटिव साइन है। 40x माइनस प्लस 32x माइनस 128 0 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये चीज़ बननी चाहिए, राइट। अब ग्रुपिंग, कुछ बच्चे ना यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स डाल देते हैं। ब्रैकेट्स हमेशा ग्रुपिंग करते टाइम नीचे डालिए, आपको साइंस की गलती नहीं लगेगी। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 व्हाट इज कॉमन, प्लस 32 इज कॉमन। x माइनस, अब 32 अगर कॉमन आएगा 1280 में से अगर 32 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 40, माइनस 40 इज इक्वल टू 0। x प्लस 32 एक फैक्टर है और x माइनस 40 कॉमन फैक्टर है। दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 होता है, इधर x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस 32, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40। अब क्या इसमें से कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी जब दोनों वैल्यूज़ लेंगे हम? आपको क्या लगता है, क्या निकाल रहे हैं हम? स्पीड निकाल रहे हैं। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती ना, तो दिस इज रिजेक्ट। तो एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी? स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। होप इट इज़ क्लियर। वेरी इजी एक्सरसाइज। बस ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको एक बार और सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज़रूर करिए, क्योंकि जब आपको पहली एक्सरसाइज समझ में आती है तभी आप अगली एक्सरसाइज को और अच्छे से कर पाते हैं। पहले हम NCERT कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम NCERT एग्जाम्पलर्स को फोकस करेंगे, राइट। एग्जाम्पलर भी बहुत अच्छी बुक है। NCERT एग्जाम्पलर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में उसी में से आते हैं। तो पहले आप NCERT पे फोकस करें, देन वी विल डू NCERT एग्जाम्पलर। बाय, हैव अ नाइस डे।